Today we are starting water and ferric chloride system, ferric chloride वाटर सिस्टम, जिसमें फेरिक क्लोराइड और वाटर दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट से सारे फेज का कंपोजिशन डिफाइन कर दिया जाता है। ऐसा यानी कि टू कंपोनेंट सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रोजे बूम ने 1892 में इसकी स्टडी की और जिसमें यह दिखाया कि फेरिक क्लोराइड के स्टेबल हाइड्रेट चार होते हैं, डोडेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट। डोडेका यानी कि जिसमें 12 वाटर मॉलिक्यूल हो, हेप्टा जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल हो, पेंटा जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल, टेट्रा जिसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल हो। इसमें Fe2Cl6 लिया गया है। वास्तव में फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3 होता है। अगर FeCl3 इसमें लेंगे तो यहां से 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यहां 3.5, यहां 2.5, यहां 2 वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि फ्रैक्शनल इंटीजर होंगे। होल इंटीजर करने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए FeCl3 के, Fe2Cl6। इनके अलावा ये 4 जो सॉलिड हैं, इनके अलावा 2 फेज और होंगे। एक एनहाइड्रस जिसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे और दूसरा सॉल्यूशन जो है फेरिक क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन है। तो 6 इसमें फेज प्रेजेंट होते हैं, 4 सॉलिड, एक फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस और एक सॉल्यूशन। दिस इज द फेज डायग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। इसमें क्या है कि फेरिक क्लोराइड की कंसंट्रेशन इस साइड में बढ़ती है, वाटर की परसेंटेज इस साइड में बढ़ती है। ये हमारा टेम्परेचर एक्सिस है। ठीक, जो वेपर प्रेशर है, इसमें वेपर प्रेशर को, सॉलिड के वेपर प्रेशर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसे कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो सभी में फेज रूल जो यूज करेंगे F=C-P+1 रेड्यूस्ड फेज रूल को हम यहां कंसीडर करेंगे कि वेपर प्रेशर सॉलिड का नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो आइए यहां देखते हैं कि ये वाटर यहां 100% है। 100% वाटर पॉइंट A 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होगा, सॉलिड आइस होगा। और जैसे जैसे हम बताते हैं कि कुल्फी वाले बर्फ में नमक इसलिए मिलाते हैं कि वो आसानी से ना पिघले, आसानी से नहीं पिघले, यानी कि उसे ज्यादा हीट देने की जरूरत हो तब वो पिघले, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए, वो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा, तो वहां तक ले आने के लिए हमें हीट देने की जरूरत होगी, वरना यहीं की यहीं वो मेल्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए बर्फ में नमक मिलाया जाता है। तो किसी भी सॉलिड में अगर कुछ भी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड होते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट घटता जाता है। अब यहाँ वाटर, ये जो हमारा आइस है, ये जैसे जैसे इसमें फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसका, पानी का। मेल्टिंग पॉइंट किसका, बर्फ का। दोनों एक ही चीज होते हैं। 0 पर ही पानी बर्फ बनता है और 0 पर ही बर्फ पानी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हल। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व या मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस कहलाते हैं। तो यहां से क्या क्या होता है, जैसे जैसे फेरिक क्लोराइड मिलता रहता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता रहता है और क्या है, आइस जो है सॉलिडिफाई होकर के सेपरेट होती रहती है पॉइंट बी तक। तो अलोंग दिस कर्व जो है सॉल्यूशन और आइस दोनों इक्विलिब्रियम में, यह 2 फेज एक साथ प्रेजेंट है। यहां तक तो आइस सेपरेट होती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे फेरिक क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये जो है पानी जो है
इधर को मैक्सिमम प्रेजेंट है, तो पानी वाटर मॉलिक्यूल के 12 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के यहाँ ये सॉलिडिफाई होना चालू हो जाता है। तो इस जगह आइस और डोडेकाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड 12 वाटर मॉलिक्यूल का ये और सेपरेट होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या है कि जो है इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। यहाँ तक इतना फेरिक क्लोराइड घुल जाता है, जैसे पानी में चीनी मिलाई और फिर उसके बाद फिर गर्म किया तो और ज़्यादा चीनी घुलती चली जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है और वो बढ़ती है पॉइंट सी तक। सी पॉइंट पर आने के बाद जो है सॉल्यूशन है और सॉलिड है, दोनों का कंपोजिशन सेम हो जाता है। सेम हो जाता है तो क्या होता है कि उस पॉइंट पर एक तरफ सॉल्यूशन और दूसरी तरफ सॉलिड, तो ये होगा, इसे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ करके मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो हम एक इस चीज को यहां से, एक चीज और है, फिर जैसे जैसे, तो यहां केवल एक ही कंपोनेंट ही कंसीडर किया जाएगा, इसे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसे यूटेक्टिक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट है ना। तो यूटेक्टिक पॉइंट में यहाँ 3 फेज प्रेजेंट है, यहाँ 2 फेज प्रेजेंट है, कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है, यहाँ कंपोनेंट 2 प्रेजेंट है। फिर वो ये अगर मान लो प्योर डोडेकाहाइड्रेट है, इसमें फिर फेरिक क्लोराइड मिलाते चले जाते हैं, तो जैसे जैसे फेरिक क्लोराइड मिलाते चले जाते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है और यहां आकर के क्या है, ये डोडेकाहाइड्रेट सेपरेट होता चला जाता है। तो अलोंग दिस कर्व जो है डोडेकाहाइड्रेट सॉलिड और उसका सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होते हैं। यहां तक डोडेकाहाइड्रेट 12H2O वाला हाइड्रेट वाला फेरिक क्लोराइड सेपरेट होता है। इसके बाद यहां से देखें, यहां से टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या हो गया कि इसमें से 5 वाटर मॉलिक्यूल यहां उड़ जाते हैं और केवल 7 जो है इसके साथ कंबाइन रह जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वाटर की कंसंट्रेशन एक तरीके से इधर को घट रही है और फेरिक क्लोराइड की बढ़ रही है। तो यहाँ का जो प्रोपोर्शनल है वो 7 हाइड्रेट जो है कंबाइन रहते हैं और ये सॉलिडिफाई हो जाता है 7 हेप्टा हाइड्रेट फेरिक क्लोराइड। और जैसे जैसे आगे को बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती है, ऊपर को चलते हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, पॉइंट ई तक आता है। ई फिर कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट आता है, यहां पर कंसंट्रेशन दोनों फेज में, सॉलिड में और सॉल्यूशन फेज में सेम है, तो कंपोनेंट एक ही कहलाएगा, फेज 2 कहलाएंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हो गया हेप्टाहाइड्रेट का। हेप्टाहाइड्रेट में जैसे जैसे हम फिर फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं, ये इम्प्योरिटी का काम करेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाएगा, हेप्टाहाइड्रेट सॉलिडिफाई होता चला जाएगा और पॉइंट एफ तक हेप्टाहाइड्रेट सॉलिडिफाई होगा। इसके बाद यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल और कम हो जाएंगे, क्योंकि पानी की परसेंटेज कम हो रही है और फेरिक क्लोराइड की बढ़ रही है, तो यहां से 5 जो है वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रह जाएंगे, पेंटाहाइड्रेट यहां पर सेपरेट होगा। तो यहां 3 फेज, हेप्टा, पेंटा और सॉल्यूशन, ये जो है यहां प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका यूटेक्टिक पॉइंट हो गया एफ। इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फेरिक क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और वो सॉल्युबिलिटी ये बढ़ती रहेगी। अलोंग दिस कर्व पेंटाहाइड्रेट और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होंगे, तो ये इसका जो है सॉल्युबिलिटी कर्व होगा। यहाँ जी फिर ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हो गया, दोनों फेज की कंसंट्रेशन जो है 2 फेज हैं, दोनों की समान, कंपोनेंट 1 कहलाएगा है। तो यहाँ पेंटा है ये हाइड्रेट, और फिर फेरिक क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, और वाटर की घटेगी, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाएगा H तक, और H तक पेंटाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड सेपरेट होगा। यहाँ आकर के 1 वाटर मॉलिक्यूल और कम हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन वाटर की कम हो जाएगी और जो फेरिक क्लोराइड की बढ़ जाएगी और टेम्परेचर सबकी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो है टेट्राहाइड्रेट
फेरिक क्लोराइड सेपरेट होगा, और यहाँ 3 फेज एक साथ प्रेजेंट, यूटैक्टिक पॉइंट H, और फिर फेरिक क्लोराइड मिलेगा। जैसे जैसे फेरिक क्लोराइड मिलता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी, तो ये यहाँ तक मैक्सिमम सॉल्युबल होगा। इस टेम्परेचर पर आकर के ये फिर कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट टेट्राहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड का, 2 कंपोनेंट, दो फेज की कंपोजिशन सेम, कंपोनेंट एक कहलाएगा। और फिर फेरिक क्लोराइड जो है मिलता परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, वाटर की कम होती चली जाएगी, और यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाएगा फेरिक क्लोराइड मिलने की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। और यहाँ क्या होगा, टेट्राहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड सेपरेट होगा। इस पॉइंट पर आकर के चारों वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, और तो यहाँ केवल Fe2Cl6 सॉलिडिफाई होगा, और यहाँ कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, और उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट है Fe2Cl6 का, है तो हाइड्रेट कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है टेट्राहाइड्रेट है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, और यहाँ पर जो है Fe2Cl6 यानी एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। इस पॉइंट पर आकर के क्या होगा, सारा फेरिक क्लोराइड जो है एनहाइड्रस होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये भी एक तरीके का एक यूटैक्टिक मिक्स, वो कॉन्ग्रुएंट मिक्सचर होगा। यहाँ इस पर मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। तो हमने देखा कि ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व। अगर हम इसे देखेंगे तो ये भी मेल्टिंग पॉइंट कर्व होंगे। इधर जैसे जैसे हम पानी मिलाते रहे, इधर पानी की इधर को बढ़ रही है ना, पानी मिला रहे हैं तो यहाँ घट रहा है, इधर पानी मिला रहे हैं यहाँ घट रहा है, इधर पानी मिला रहे हैं ये घट रहा है, इधर पानी मिला रहे हैं ये घट रहा है। तो इधर फेरिक क्लोराइड मिला रहे घट रहे हैं, ये फेरिक क्लोराइड घट रहे हैं, इधर फेरिक क्लोराइड घट रहे हैं, इधर फेरिक क्लोराइड मिला रहे हैं घट रहा है। तो ये जो है इन कर्व को हम सॉल्युबिलिटी कर्व भी कहेंगे, ठीक। KJH, HGF, FED, DCB, है ना, तो इन्हें सॉल्युबिलिटी कर्व भी कहेंगे। हाँ, और जैसे जैसे ये क्या नाम है, टेम्परेचर जो है ऊपर को बढ़ रहा है, और तो ये यहाँ इसकी सॉल्युबिलिटी, यहाँ इसकी, क्योंकि मात्रा फेरिक क्लोराइड की कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी कम ही हो रही है, ठीक। तो अब करते हैं 1/, यहाँ BDFH ये तो है यूटैक्टिक पॉइंट, CEGJ ये है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पर 2 फेज प्रेजेंट है, और यूटैक्टिक पर 3 फेज प्रेजेंट है। कॉन्ग्रुएंट पर कंपोनेंट एक ही कंसीडर होगा, क्योंकि फेज कंपोनेंट कंपोजिशन सेम है, और यूटैक्टिक जो है ये नीचे वाले, इन पर 2 कंपोजिशन, 2 कंपोनेंट होंगे, फेरिक क्लोराइड एंड वाटर, ठीक। तो वी आर डिस्कसिंग दीज 1 by 1। पहले लेते हैं हम यूटैक्टिक। यूटैक्टिक कौन से हैं, B, D, F, H और ये K, 5 यूटैक्टिक हैं। इसमें कंपोनेंट 2 होंगे, फेज यूटैक्टिक पर 3 होंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F जो होगी C माइनस P प्लस 1 यानी कि 0। तो 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि नॉन वेरिएंट होगा कि पर्टिकुलर यूटैक्टिक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो यूटैक्टिक ये ऑलरेडी फिक्स होते हैं, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, और उस पर कंपोजिशन भी फिक्स होता है, ऑलरेडी ये सब डिफाइन होते हैं, तो किसी को भी फिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। यूटैक्टिक किस टेम्परेचर पर होगा ये फिक्स होगा, और उस टेम्परेचर पर
क्या कंपोजिशन होगा ये भी फिक्स होगा। तो बात ये है कि इसका यूटेक्टिक -55, डी का यूटेक्टिक 27, एफ का यूटेक्टिक 30 टेम्परेचर और एच का 37, के का 66 और इसके करस्पॉन्ड जो कंपोजिशन है वो इनके यूटेक्टिक कंपोजिशन कहलाएंगे। इस पर जो है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो ये तो जो है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं यूटेक्टिक पर, है फेरिक क्लोराइड और वाटर। फेज 3 होंगे, 2 सॉलिड और 1 सॉल्यूशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 0 होगी। इसके बाद डिस्कस करते हैं कौन सा, कॉन्ग्रुएंट बॉन्डिंग पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं? सी, ई, जी, जे। सी, ई, जी और जे। यहां पर जो फेज होंगे 2 प्रेजेंट होंगे। कंपोनेंट क्योंकि कंपोजिशन सेम है तो कंपोनेंट केवल एक ही होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू सी 1 माइनस पी 2 और +1 यानी कि 0। तो ये भी जो है नॉन वेरिएंट होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको भी डिफाइन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, सबके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक, कि कोई भी कंपोनेंट हो, कोई कंपाउंड हो, सबके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इसके बाद कर्व। तो कर्व देखिए, कर्व ए बी मेल्टिंग पॉइंट कर्व, बी सी डी सॉल्युबिलिटी कर्व, डी सी एफ सॉल्युबिलिटी कर्व, एफ जी एच सॉल्युबिलिटी कर्व, एच जे के एल के। चाहे इसे इन्हें जो है मेल्टिंग पॉइंट कर्व कह दो, है ना, चाहे इन्हें सॉल्युबिलिटी कर्व कह दो, क्योंकि यहां मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे जैसे पानी मिलाया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट गया, इधर फेरिक क्लोराइड मिलाया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट गया, ऐसे इधर पानी मिलाया तो मेल्टिंग पॉइंट घट गया, इधर फेरिक क्लोराइड है इधर पॉइंट गया। और सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे फेरिक क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो अलोंग द कर्व, अलोंग द कर्व क्या है? अलोंग द कर्व फेज फेजिज जो हैं वो दो प्रेजेंट हैं, कंपोनेंट भी 2 प्रेजेंट हैं। कंपोनेंट फेरिक क्लोराइड और पानी, और फेजिज एक तो सॉलिड और एक सॉल्यूशन। तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू C2 माइनस P2 +1, तो ये होगी 1। तो इसमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। तो पर्टिकुलर कंपोजिशन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ये पता लग जाएगा, या मेल्टिंग पॉइंट पर पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर कंपोजिशन क्या होगा। तो केवल एक ही वेरिएबल को फिक्स करने की आवश्यकता होती है। अब एक चीज ये देखते हैं कि ये डॉटेड लाइन है, ये देखिए डॉटेड लाइन है। इस टेम्परेचर पर एक कंसंट्रेशन ये वाली है बी पॉइंट पर, एक कंसंट्रेशन ये वाली है। ठीक, तो एक ही टेम्परेचर पर ये 2 डाका हाइड्रेट की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। तो वो जो है एक ही टेम्परेचर पर जब 2 कंसंट्रेशन हो तो इनको रिट्रोफ्लेक्स सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बी पॉइंट पर अलग सॉल्युबिलिटी है, डी पॉइंट पर अलग सॉल्युबिलिटी है, और टेम्परेचर ये 32.5 ही है। तो इसको रिट्रोफ्लेक्स सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एक ही कंपाउंड के, एक ही सब्सटेंस के एक ही टेम्परेचर पर 2 सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो ये होते हैं कहां? जहां कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। तो उसे जब कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग होता है
तो उनमें रिट्रोफ्लेक्स सॉल्युबिलिटी होती हैं। इसमें ये ई और एफ, इसमें जी और ये जो भी है ना, तो या इधर एच और ये, तो हर एक कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस के लिए एक ही टेम्परेचर पर दो सॉल्युबिलिटी होती है। दूसरी बात कि जैसे ये टेम्परेचर T है, तो क्या है, इस जगह डोडेकाहाइड्रेट है, इस जगह पेंटा हेप्टाहाइड्रेट है, इस जगह क्या है, तो क्या होगा कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीटिंग करने चालू करेंगे तो पहले इसमें से 12 में से 5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो वो हेप्टा बन जाएगा, और हेप्टा में से 1 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वो ट्रेटा बन जाएगा, है ना। ओ 2 निकल जाएंगे तो पेंटा बन जाएगा, और पेंटा में से जो है फिर उसी टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वो ट्रेटा बन जाएगा, और फिर गर्म करेंगे तो वो एनहाइड्रस बन जाएगा। तो अगर एक ही टेम्परेचर पर एक ही टेम्परेचर पर गर्म करते चलेंगे जाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो क्या होगा कि कम वाला जो हाइड्रेटेड है वो बनता चला जाएगा, है ना। तो ये क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसमें से उड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका 2 कंपोनेंट्स वाला फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम डिस्कस हुआ।